नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे कानून व्यवस्था की। 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने को लेकर के सीएम नायब सैनी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम सैनी ने हरियाणा पुलिस की पीठ थपथपाई और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड भी दिया। साथ ही अपराधियों को अल्टीमेटम भी देते हुए नजर आए। तो वहीं विपक्ष की तरफ से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। तीन नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने को लेकर हरियाणा के गृह विभाग की बैठक हुई। बैठक में डीजीपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश पुलिस हर मामले में बेहतर काम कर रही है। पिछले साल के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में काफी कमी आई। साइबर अपराध और नशे की रोकथाम के लिए भी पुलिस ने बेहतर काम किया। साथ ही सीएम ने अपराधियों को अल्टीमेटम दिया और पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने के लिए फ्री हैंड दी। सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। तो वहीं विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मामले में सरकार को विफल बता रहा है। पूर्व सीएम हुड्डा ने दावा किया कि अपराध के मामले में प्रदेश नंबर 1 हो चुका है और कानून व्यवस्था ठप होगी। खासतौर पे अब जो रोज आप अखबारों में देखते हैं, आपकी खबरें पढ़ता हूँ, कहीं कत्ल है, कहीं बलात्कार है, रोज जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती। बहरहाल हरियाणा पुलिस की तरफ से हाल ही में आंकड़े पेश किए गए, जिसके मुताबिक हर मामले में, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध के मामले हों या फिर नशा तस्करी के या साइबर अपराध के मामले में, हर मामले में पुलिस ने पिछले साल बेहतर काम किया। और अब एक बार फिर से सरकार इस मामले में सख्त नजर आ रही है। सीएम सैनी ने पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने के लिए फ्री हैंड दिया। देखना होगा इसका कितना असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डी जी नेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करूंगा वेद प्रकाश विद्रोही जी। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि अपराध के मामलों में काफी कमी आई है, स्थिति संतोषजनक है, और आगे भी अपराधियों को अल्टीमेटम देते हुए सीएम ये कह रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया अपराध पर लगाम लगाने के लिए। तो क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे कानून व्यवस्था पर। भाई विजेंद्र जी को, भाई राजेंद्र जादवान जी को, दर्शकों को नववर्ष की मुबारक हो। सभी को मेरा नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना। देखिए, मुख्यमंत्री की 2 बातें आपने स्वयं अभी रखी है, सुनाई। एक, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने निर्देश दे दिया कि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती। अगर तुरंत कार्रवाई करती तो मुख्यमंत्री को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश देने की क्या जरूरत थी? दूसरा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने
फ्री हैंड दे दिया। इसका मतलब क्या है कि 10 सालों से हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड नहीं था, राजनीतिक हस्तक्षेप था, इसलिए पुलिस काम नहीं कर रही। अब मुख्यमंत्री की दो ही बातें हैं, एक तरफ वो राजनीतिक हस्तक्षेप मान रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि पुलिस बड़ी अच्छा काम कर रही है। जब राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही, तो पुलिस अच्छा काम कहां से कर रही होगी। मुख्यमंत्री जी ने कुछ आंकड़े रखे जो डीजी साहब ने रखे थे, अब वो आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़ों से मेल खाएंगे या नहीं खाएंगे, इस पर तो हम तुलनात्मक अध्ययन तभी कर सकते हैं। पर जो जमीनी धरातल की वास्तविकता है, अगर आप जमीनी धरातल पर देखोगे तो महिला अपराध बढ़े हैं, हत्या बढ़ी है, नशे के अपराध बढ़े हैं। अब मुख्यमंत्री ने कहा नशे तो बहुत अच्छा काम हो गया। भाई बहुत अच्छा हो गया, सही कह रहे हो। जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी तब 2.5 जिलों के अंदर नशे की समस्या थी, आज 16 जिलों के अंदर नशे की समस्या है। हरियाणा नशे का हब बन गया, चाहे पंजाब से रास्ते पाकिस्तान से नशा आता है, चाहे बीकानेर राजस्थान के माध्यम से नशा आता है, और चाहे अफगानिस्तान का और जम्मू कश्मीर के रास्ते से नशा आता है, चाहे नेपाल के माध्यम से आता है। सारा नशा हरियाणा के अंदर नशे का हब बन गया, और हरियाणा से नशा इकट्ठा होता है और पूरे उत्तर भारत में हरियाणा से वो जारी होता है। प्रदेश के अंदर तो छोड़िए आप, देश के अंदर कहीं भी कोई अपराध की घटनाएं घटती है गैंगस्टर की, चाहे बम्बई में घटे, चाहे बिहार में घटे, चाहे उत्तर प्रदेश में घटे, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, उसके तार हरियाणा से जरूर जुड़ते हैं। अंत में जो भी अपराधी है जिसको विभिन्न राज्य वाले हत्यारे घोषित करती है, गैंगस्टर घोषित करते हैं, वो शरण लेकर हरियाणा में मिलते हैं। इसका मतलब हरियाणा सर्वसफली बन गई। 40 दुर्दांत अपराधी हैं जिनके ऊपर हरियाणा पुलिस ने ही कई सालों से इनाम घोषित कर रखा, एक भी आज तक नहीं पकड़ा गया है। हरियाणा पुलिस ने भी हाल में बयान दिया था 14 गैंगस्टर हैं जो विदेशों में रहकर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं हम प्रत्यार्पण का करेंगे। अर्थात पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि भैया गैंगस्टर है। जब गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, असंगठित अपराध बढ़ रहे हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, एनसीआर क्षेत्र है, आपका चैनल खुद गुड़गांव का में काम करता है, मुख्य आपका है। जितेंद्र जी, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, आप छोड़िए हरियाणा की बात, आप गुड़गांव में ही देख लीजिए, सरकार के आंकड़ों पर मत जाइए, मैं जमीनी धरातल की बात कर रहा हूँ। क्या महिला अपराध कम हो गए? क्या महिला छेड़छाड़ की घटनाएं कम होगी? क्या बलात्कार की घटनाएं कम होगी? क्या गैंग रेप की घटनाएं कम होगी? क्या चोरी की हत्याएं कम होगी? तो अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस नियंत्रण में नहीं। और छोड़िए, मैं आपके ही पड़ोस की बात कहता हूँ, कितना फ्री हैंड है। हालांकि वो सीधा पुलिस से संबंधित मामला तो नहीं है, पर वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ मामला है। अभी नूह के अंदर चित्तौड़ा पहाड़ और रावा पहाड़ में खुद जो एसडीएम था पिछले साल, उसने खुद कहा कि भाई 2200 करोड़ रुपए की अवैध खनन हुआ, 2200 करोड़ का। उसने कार्रवाई शुरू की, जो ही उसने कार्रवाई शुरू की उसका ट्रांसफर कर दिया। नया आईएएस लड़का था, अब दोबारा दूसरा आईएएस लड़का आया, उसने कार्रवाई शुरू की। और हमारे जो मंत्री साहब हैं श्री कृष्णलाल पवार जी, वो रेवाड़ी में ही आए थे, उन्होंने क्या बयान दिया कि हरियाणा में कोई अवैध खनन तो हो ही नहीं रहा। एक तरफ कह रहे कि अवैध खनन नहीं हो रहा और दूसरी तरफ 2200 करोड़ रुपए का 2000 करोड़ का मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, खनन मतलब ठीक है। कानून विजेंद्र रेणु जी, व्यवस्था है और भ्रष्टाचार को ये सरकार बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विजेंद्र रेणु जी का भी प्रतिक्रिया इस मामले पर ले लेता हूं। विजेंद्र रेणु जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में बनी हुई है? क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि अपराध काफी कम हुआ है, करीब करीब 15% तक कम हुआ है, जो पुलिस ने आंकड़े भी पिछले दिनों जारी किए थे, और आज सीएम साहब भी पीठ थपथपाते हुए नजर आए प्रदेश पुलिस की। हितेंद्र जी, आपके इस लोकप्रिय चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। सुबह जब अखबार उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं तो अखबार में साइबर घटना, चोरी की, मर्डर की, रेप की, किडनैपिंग की, महिलाओं के साथ अत्याचार की बहुत सारी घटनाएं
पढ़ने को मिलती हैं, ताजा ताजा खबरों में बहुत पढ़ते हैं। और एक दिन का कोई ऐसा प्रिंट मीडिया का पेपर हमें दिखाइए जिसमें हरियाणा प्रदेश में इस तरह की कोई एक भी घटना ना छपी हो। और इसका परिणाम ये ऐसे क्यों घटनाएं बढ़ रही थी, क्यों हो रही थी, वो बिल्कुल आज मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आज पुलिस को फ्री हैंड दिया है और आज निर्देशित किया है कि हर अपराध के ऊपर तत्पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इसी वजह से ये, क्योंकि आज तक पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी और उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया था, प्रेशर उनके ऊपर हुआ करता था, अपने हिसाब से उनसे कार्रवाई करवाई जाती थी और कहीं ना कहीं उनको अपना ढीला रवैया अपनाने का भी आदेश था, तत्परता से कार्रवाई करने की उनको आदेश नहीं थे। इस वजह से ये सारी घटनाएं अखबारों में डेली की डेली छपा करती थी और मैं तो खुद भी इसके लिए पीड़ित हूं। मेरे घर में भी 40 लाख रुपए की चोरी हुई है, 2 महीने हो गए, आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। यानी कि इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। अब इन्होंने ये फैसला लिया है, ये फैसला लेने के बाद तो परिणाम बताएगा, क्या परिणाम रहता है हम कल्पना कर सकते हैं कि इसका अच्छा परिणाम आना चाहिए। आज से ही अगर यदि शुरू हो जाता है और अच्छा परिणाम आने शुरू हो जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट को जरा पढ़ करके देखिए। अभी कह रहे हैं कि अपराध कम होने शुरू हो गए हैं, पिछली साल से अब कम हुए, यानी कि अब तक तो अपराध भरमार संख्या में थे और वो रिकॉर्ड भी बोलता है। हरियाणा प्रदेश ऐसे कई मामलों में, किसी में नंबर 1 था, जैसे महिला क्राइम में नंबर 1 था हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में एनसीआरबी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार। इसी तरह से चोरी के मामले में हमारा दूसरे पायदान पर थे। ओवरऑल यदि मैं हरियाणा की बात करूं, जो कि गवर्नमेंट के कार्यालय के द्वारा रिपोर्ट दी गई, एनसीआरबी ने नेशनल जो अपना क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, हरियाणा को टॉप 10 क्राइम के मामले में जो टॉप 10 स्टेट्स हैं उनमें हरियाणा का 5वां 6वां नंबर आता था। ये हरियाणा प्रदेश के हालात थे। यूपी जिसको हम बहुत ज्यादा क्रिमिनल स्टेट के रूप में माना जाता था, उससे भी हम ऊपर जा चुके थे। हरियाणा प्रदेश के लोग किस डर के माहौल में अपना जीवन बसर कर रहे थे, ये सब के सामने, और ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। लेकिन अब ये जो फैसला लिया है उसे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना ये है, नशे की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी को, आपने सुनवाया किस प्रकार से पानीपत में, सोनीपत में, यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई, नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सिरसा में और इसमें इस साइड में सिरसा फतेहाबाद में कितने लोग जो है ना ये ड्रग्स और ये अन्य जो नशे के पदार्थ हैं उनको खा करके सिरसा के हॉस्पिटल में कितने कितने लोग इकट्ठे भर्ती हुए थे और उनको मौत हो गई थी उनकी। यानी कि आज हरियाणा प्रदेश क्राइम में भी, नशे में भी बहुत आगे बढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं आज तक फ्री हैंड इन लोगों को दे रखा था, भाई तुमने जैसे चलना है चलो। यदि अब कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश की सरकार का कि जैसे आज बयान दिया मुख्यमंत्री जी ने, इस बयान को बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से लागू करें ताकि प्रदेश के नौजवानों को नशे की गर्त में जाने से बचाया जा सके और प्रदेश का नागरिक एक सुरक्षित अपने आप को महसूस करे और सुरक्षा के माहौल में वो जी सके। ऐसा यदि सरकार कर पाती है तो हम इस पॉलिसी का और जो 3 रूल्स ये कह रहे हैं कि हमें इनको सही से लागू करने का काम करेंगे, तीनों कानूनों को, तो हम इसके परिणाम का इंतजार करेंगे और फिर अगली मीटिंग में आपको बताएंगे कि इसका क्या परिणाम रहा। लेकिन आज तक के हालात हरियाणा प्रदेश का बहुत खराब रहा। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी, आप कह रहे हैं कि पिछले साल सरकार कह रही है कि पिछले साल काम बहुत बेहतर हुआ है, अपराध में कमी आई है, पीठ थपथपाते हुए नजर आए सीएम साहब पुलिस के लिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस पर अब तक नियंत्रण था, अभी तक फ्री हैंड था ही नहीं, इसलिए तो पुलिस काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए तो अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए तो संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, महिला के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले, रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चौहान साहब, प्रतिपक्ष के हमारे दोनों मित्रों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के आज के वक्तव्य और पुलिस ने जो डेटा आज सार्वजनिक किया है, उस डेटा की इंटरप्रिटेशन की है, उसको सुनने के बाद आपको भी हंसी आनी चाहिए और आपके बहुत सारे दर्शक हंस रहे होंगे कि किस तरह हमारे प्रतिपक्षी, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हों, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हों,
वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किस तरह सामने रखे हुए सत्य को भी घुमाकर ऐसा प्रस्तुत करते हैं मानो ये सच बोल रहे हों, और जो सामने आंकड़े इनको आईना दिखा रहे हैं, इनको मुंह चिढ़ा रहे हैं, वो आंकड़े झूठे हों। मैं ये कहता हूं, अगर आंकड़ों से, तथ्यों से छेड़छाड़ वो भी कोई अपराध हो, तो अगली बार जब हरियाणा के पुलिस अधिकारी या हरियाणा के मुख्यमंत्री डेटा देने बैठेंगे अपराधों का, तो हमारे प्रतिपक्षी कई लोगों के नाम आएंगे कि ये हमारे विद्रोही जी तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हुए चैनल पर पकड़े गए, और विजेंद्र रेड्डू जी कमाल का झूठ बोलते हुए चैनल पर सरेआम रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। भाई साहब, रेड्डू जी, हरियाणा के लोग पूछ रहे होंगे आपसे इस समय जो चैनल पर देख रहे हैं कि भले मानस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने न्यू कद कहा कि आज मैंने छूट दी है हरियाणा की पुलिस से। हरियाणा के लोग, दर्शक, इस चैनल के प्रबुद्ध दर्शक, वो आपसे ये निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जब वो तथ्य और आंकड़े रख रहे थे गृह विभाग द्वारा दिए हुए, तब क्या आप निद्रा की मुद्रा में थे, तंद्रा में थे, अचेत अवस्था में थे, या आप अगर पढ़कर आए हैं उन तथ्यों को, तो क्या आप जानबूझकर सच्चाई छिपा रहे हो? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने आज छूट दी है। विजेंद्र जी, कृपा करके सरेआम इस तरह की हास्यास्पद बातें न किया करें। आप तो बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। हरियाणा में एक दिन, एक पल के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने किसी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया, और कभी पुलिस को हमने ये नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री से पूछ के या मंत्रियों से पूछ के अपराधियों पे कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री केवल इतना कहना चाह रहे हैं, और वो बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है, मुझे साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कान साफ कराने चाहिए कि हरियाणा में हमने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है। फ्री हैंड है हरियाणा की पुलिस को, और फ्री हैंड कैसे होता है और पहले कैसे नहीं रहता, उसका मैं कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रख देता हूं। विजेंद्र जी और हरियाणा के लोग, क्योंकि लंबा समय हो गया इनकी सत्ता को गए हुए, इनको लेकिन याद रहना चाहिए, और मैं हरियाणा के लोगों को जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का पिछला शासन देखा है, याद कराना चाहता हूं, इनके शासन में जेलों में बैठ करके अपराधी फिरौतियां मांगा करते थे, और इनके नेताओं पर यह भी आरोप लगते थे कि ये जेल जाते हैं, गाड़ी में बैठकर अपराधियों से मिलकर आते हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं। जन जन की जुबान पर यह बात रहती थी, और इनके शासन में तो अपराधी सत्ताधारी अपराधियों की तरह बर्ताव करते थे। सत्ताधारी लोग इनको फिरौतियां, इनको हफ्ता न देने वाले उद्योगपतियों के इंडस्ट्रियल हाउसेस के सामने से सड़कें खुदवा दिया करते थे। इन पर यह आरोप लगते थे। करनाल के लोग नहीं बोले, लिबर्टी का मामला हरियाणा के लोगों को ध्यान होगा। तो जो लोग सत्ता में रहते हुए स्वयं अपराधियों के साथ साठगांठ करके काम करते रहे, वो आज सुधरती हुई कानून व्यवस्था पर हास्यास्पद ढंग से सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की ओर से जो आंकड़े आए हैं, वेद प्रकाश जी, आपको मैं याद करा दूं, डकैती हो, फिरौती हो, रंगदारी हो, हत्या हो, चोरी हो, वाहनों की चोरी हो, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो, अगर पिछले और इस साल के आंकड़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस आप देखना, सुनना और समझना चाहते हैं, तो सब में गिरावट आई है, लेकिन आपने उस गिरावट को स्वीकार नहीं किया। आपको तो केवल और केवल सरकार पर सवाल खड़े करने हैं। आपके इस अधिकार का सम्मान करता हूं, आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं, उठाते रहिए, परंतु ऐसे सत्य को जो है आप उसको छिपा नहीं सकते। सत्य तो यह है कि हरियाणा की पुलिस ने एफिशिएंटली क्राइम को रोकने के लिए ठोस काम किया है। हां, यह सच है, हमने नहीं कहा कि हरियाणा में अपराधी एक भी नहीं है। हमने नहीं कहा कि 100% अपराध समाप्त हो गया है। संभवतः राम राज्य में भी 100% अपराध समाप्त नहीं था। अपराध और शासन के बीच, अपराधियों और पुलिस के बीच निरंतरता की लड़ाई है। पुलिस उसको लड़ रही है, भीतरी से लड़ रही है। और आज मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हरियाणा की पुलिस को
जिस भी तरह के संसाधनों की आवश्यकता है और भी संसाधन अगर चाहिए अपराधियों से निपटने के लिए, हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। आपने सवाल उठाया कि कुछ लोग बाहर बैठ करके अपराध को अंजाम दे रहे हैं, सबके सामने है साहब। हम उनको भी गांठने, उनको भी नाथने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। मैं एक बात इसमें अंत में जोड़ता हूं कि साहब, लोगों ने शिकायत की पुलिस में जाकर और मुकदमा दर्ज हुआ। आज तक जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, शायद किसी सरकार ने, किसी पुलिस प्रमुख ने या पुलिस तंत्र के संचालन करने वालों ने इस बात की चिंता नहीं की थी कि ये एफआईआर दर्ज करवाने लोगों से फीडबैक भी लेनी चाहिए। हरियाणा पुलिस ने फीडबैक का एक मैकेनिज्म गत वर्ष से शुरू किया है और कुल जो 82% के लगभग, मान लीजिए पिछले साल 5,83,557 एफआईआर दर्ज हुई, उनमें से 4,76,186 लोगों से, शिकायतकर्ताओं से हमने फोन करके ये पता किया है कि भाई साहब आपके मामले में कार्रवाई जो हुई आप उससे संतुष्ट हैं क्या, और उनमें से 73% ने ये कहा है यस आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट द पुलिस हैज डन। ठीक है। तो पुलिस की परफॉर्मेंस पर लोग मोहर लगा रहे हैं, राजेंद्र, अपराधी जेल जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे विपक्षी तिलमिला रहे हैं। ठीक है। राजेंद्र जाधव जी की बात है। राजेंद्र जाधव जी, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, पिछले साल का जो डेटा शेयर किया गया, उससे पिछले का भी डेटा शेयर किया गया, उसके अनुसार 15% की जो है वो सुधार की बात कही जा रही है। अलग अलग मामलों में कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम है। तो इस तरह से क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई नई चीजें भी शुरू हुई हैं सुरक्षा के लिहाज से। डायल 112 को भी लगातार सरकार प्रमुखता के आधार पर ये कह रही है कि उसमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। 6.5 मिनट का भी समय है रिस्पांस का, उसको और कम करने की बात सीएम कहते हुए नजर आए। अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है और जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई स्थिति संतोषजनक है या चिंताजनक है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अपराध तो कई तरह के होते रहते हैं जी। कोई चोरी हो गई, कोई साधारण मारपीट हो गई, साधारण चोरी हो गई, कुछ और किसी तरह का वायलेशन होगा। कानून कई तरह के बने हुए हैं और कई तरह के वायलेशन होने पर वो अपराध की श्रेणी में आते ही अपराध दर्ज हो जाता है। अगर फरियादी पहुंच गया पुलिस के पास, पहले तो ये चलता रहा कि जैसे पिछली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जब ये आंकड़ा अपराध का बढ़ रहा था, एफआईआर ज्यादा दर्ज हो रही थी, तो उन्होंने ये दलील दी कि पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, हम एफआईआर दर्ज करते हैं। कोई भी पहुंच जाता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं। जीरो एफआईआर की भी बात हो गया और थाना क्षेत्रों के विवाद भी खत्म कर दिए गए, 0 एफआईआर दर्ज करो, ये करो। तो ये तो ठीक है कि इसलिए बढ़ रहे हैं, ये समझ में आया। लेकिन जो घट रहे हैं, चलिए उसमें भी मान लेते हैं घट रहे हैं, लेकिन वो किस लेवल के, किस तरह के अपराध घट रहे हैं, किस श्रेणी के अपराध घट रहे हैं? क्योंकि एक है हैलियस श्रेणी, जो घृणित अपराध की श्रेणी में आते हैं, बलात्कार के साथ हत्या और डकैती, खून खराबा और फायरिंग और रंगदारी मांगना और ड्रग पेडलिंग करना और ड्रग सप्लाई करना। तो ये जबरदस्त गंभीर अपराध है। तो ये देखिए कि इस कैटेगरी के अपराध घटे कि नहीं घटे। छोटे मोटे अपराध तो जुड़े ही रहते हैं। समाज जो है पूरी तरह से अपराध मुक्त हो जाए तो फिर तो मुझे लगता है थाने बंद करने पड़ेंगे, जेलों को मेरे ख्याल से शॉपिंग मॉल में बदलना पड़ेगा और थाने स्कूलों में बदल जाएंगे या कॉलेज में बदल जाएंगे। अभी कई जगह स्कूलों की और कॉलेजेस की बिल्डिंग की कमी रहती है, उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो क्या ये संभव है? ये मुझे लगता है ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो अपराध बहुत धूम धड़ाके के साथ दिखाई देते हैं, फायरिंग हो गई, कभी जो है कोई किसी नेता से ही मांग ली रंगदारी, वो इनेलो के नेता से मांग ली थी, फायरिंग हो गई उसके यहाँ, और कभी किसी से मांगी जा रही, कोई विधायकों से मांग ली गई। तो ये सब क्यों हो रहा है? वो गैंगस्टर विदेश में बैठे हुए हैं, वो हरियाणा पुलिस उनके प्रत्यर्पण के लिए कार्रवाई कर रही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सक्रिय नहीं है, पुलिस तो कर ही रही है काम। नहीं तो फिर मुझे लगता है कि पुलिस की सक्रियता खत्म हो गई तो जंगलराजी हो जाएगा। अब वो है कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि फ्री हैंड दे दिया, वो नहीं, पुलिस लगातार सक्रिय है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव और प्रेस सचिव भी थोड़े कमजोर हैं। उन्होंने सही सलाह नहीं दी बयान, उन्होंने रक्षा मंत्री का बयान ले लिया। रक्षा मंत्री कहते थे पाकिस्तान के खिलाफ जो है हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया। वहां तो फ्री हैंड का मामला बनता है, क्योंकि कई बार फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती है, संयम रखो, पड़ोसी देश से संबंध ठीक रखने हैं, कुछ चीजें इग्नोर भी की जा सकती हैं। लेकिन वो रक्षा मंत्री कहते थे राजनाथ सिंह पहले कि हमने फ्री हैंड दे दिया है, फायरिंग करो, तुरंत कोई घुसपैठ दिखे तो घुसपैठियों को मार गिराओ। ये है तो वो उस तरह का बयान हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं, पुलिस तो सक्रिय है ही। मनोहर लाल जी भी कहते थे, तमाम मीटिंग भी लेते थे, तमाम उपाय भी हुए, जो 112 का भी टाइम रेस्पॉन्स टाइम जो है कम करने के प्रयास चल रहे हैं।
वो जो है उसका एक तरह से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। को कहीं से भी कोई कॉल आ जाएगी, फटाफट रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके दायरे तय किए गए, इतने दायरे में गाड़ियां रहेंगी। तो ये सारा काम तो हो ही रहा है। ये नहीं कह रहे कि कोई सरकार जो है कोई इस मामले में ध्यान नहीं दे रही इस मोर्चे पर, लेकिन समाज में कई इस तरह के बदलाव आते रहते हैं। गतिविधियां कोई पड़ोसी राज्यों से आ जाते हैं, ड्रग पेडलिंग शुरू हो जाती है पंजाब से, अब इलीगल हथियार आ जाते हैं यूपी से। तो इस पर बहुत सख्ती नाकाबंदी की जरूरत है। और ये जो गैंगस्टर हैं, तो हरियाणा में गैंगस्टर क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, ये तो समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कोई खाप पंचायतें काम करती हैं, कोई और काम करता है, इन सबको करना चाहिए ना कि समाज में इतना गंभीर बदलाव क्यों आ रहा है कि बजाय पहलवान, किसान और जवान की बजाय गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं और वो जो है ड्रग पेडलिंग हो रही है और नशे में लोग डूबे जा रहे हैं। तो सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, जो अंदर जो है कंधे से कंधा मिला के बैठा हुआ होता है। और पंचायतें होती हैं, सामाजिक पंचायतें होती हैं, चौपालें होती हैं, वहां भी कुछ होना चाहिए। कोई जो है ना प्रेरक बातें होनी चाहिए वहाँ कि युवा जो है बजाय इधर उधर जाने के वो सही लाइन पर रहे, शिक्षा की दृष्टि से रहे, रोजगार रहे, मेहनत करे और जो है अपनी आजीविका कमाए, बजाय इसके कि नशे में डूब जाए और वो अपराध की दुनिया में कूद जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सरकार अपनी तरह काम कर रही है, लेकिन ये देखना है कि हेनियस क्राइम में क्या कितना कंट्रोल। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है, व्यवस्था में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था सुधरी है। एक बार तो पीठ थपथपानी चाहिए आपको भी पुलिस की, भले ही क्योंकि ये सरकार भी मान रही है, पुलिस भी मान रही है कि अपराध मुक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन अपराध के ग्राफ में काफी कमी तो आई है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जी लगभग एक सप्ताह पहले डीजीपी साहब ने ये सारे आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किए। बिल्कुल। मैंने उस समय भी विस्तृत उसका वक्तव्य भी जारी किया था। जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, अगर उन मुद्दों का जवाब देते हमारे भाजपा के प्रवक्ता तो अच्छा होता। मैंने तो बताया ये अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ। अब अगर गंभीर अपराध कम होते तो निश्चित रूप से हम पीठ थपथपाते। दूसरी बात मैंने कहा कि जो डीजीपी साहब ने आंकड़े रखे हैं, देखते हैं जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है तब उन आंकड़ों से मेल खाते हैं नहीं खाते हैं। मैंने ये समझ ली। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है उनके आंकड़ों। जी। दूसरी बात, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भाजपा ने स्वीकार किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है। उन्होंने हमको खुलेआम चैलेंज किया या चुनौती दी कि भाई चैनल से गिरफ्तार कर लिए जाओगे, आंकड़ों में तुम गलतियां कर रहे हो, भाई गिरफ्तार कर लो, हम तैयार। आप जब चाहो वीरेंद्र चौहान जी, डीजीपी शत्रुजीत आऊंगा चौहान साहब आपके पास भी आऊंगा। पुलिस मेरे पास भेज सकती है, मुझे गिरफ्तार कर सकती है और जो जो बातें मैंने कही है मैं उन पर कायम था, कायम हूँ, कायम रहूंगा। अब हरियाणा सरकार ने ही 6-7 साल पहले 40 लोगों की लिस्ट जारी की थी और उन पर विभिन्न इनाम घोषित किए थे। मैं इनको पूछ रहा हूँ कि उन 40 लोगों को हरियाणा पुलिस बता दे 6-7 सालों के अंदर आपने एक भी अपराधी को गिरफ्तार किया हो। और जो 14 गैंगस्टर का मामला है वो मैंने खुद आपके सामने कहा है कि 14 गैंगस्टर बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस ने कहा है हम उनको शिकंजा कसेंगे। मैंने बात तो मैंने खुद बताई है, अभी तक तो शिकंजा कसा नहीं है। अब कहने से क्या होता है? अब मैंने जो सवाल पूछा है कि भाई जो भी राज्यों से बाहर भी अपराध जो होते हैं उसके गैंगस्टर हरियाणा में शरण क्यों लेते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई नशे का अच्छा काम कर रहे हैं, पर नशा तो बढ़ा है ना, नशे की चीजें तो बढ़ी है, साइबर क्राइम बढ़ा है, गैंग रेप बढ़े हैं, कम नहीं हुए, महिला अपराधों में थोड़ी बहुत कमी आई है, गंभीर अपराध बढ़े हैं। मैंने यही बात तो उठाई है कि भाई गंभीर अपराध बढ़े हैं। दूसरी बात मैंने कब कह दिया कि भाई मैं अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के कह रहा हूँ, जो भी आपने सुनवाया मुख्यमंत्री जी के शब्दों में सुनवाया और राजेंद्र जी ने उसकी व्याख्या भी कर दी। अब जो मुख्यमंत्री जी खुद कहेंगे और जो आप हमको सुनवाएंगे हम तो उसी पर तो व्याख्या करेंगे। मैंने तो कहा नहीं कि भाई फ्री हैंड था या नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि भाई मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा। तो मैंने यही सवाल उठाया कि इसका मतलब है हरियाणा में फ्री हैंड नहीं था। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा तुरंत कार्रवाई करो, इसका मतलब क्या तुरंत कार्रवाई नहीं होती थी? मैंने इसी पर तो क्वेश्चन उठाया, मैंने तो कोई अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं। अब ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की, अब देखिए अब मैं व्यवहारिक बात पर आता हूँ। अब आप
नियुक्तियों पर जाइए। जो पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति है, क्या वो मेरिट के आधार पर होती है? क्या थानों के अंदर नियुक्तियां मेरिट के आधार पर हो रही है? आप एक एक थाने की देख लो, एक एक अधिकारी की देख लो, सारे अधिकारी सिफारिश के आधार पर, पिक एंड चूज के आधार पर आते हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि मोटी बोलियां देकर आते हैं, ये लोग हमारी बात नहीं मानते, ये इनका अपना वर्सन है। और उसके लिए हम बार बार ये कहते हैं कि भाई अधिकारी, अगर पुलिस के अधिकारी या जिला अधिकारी ईमानदार है, भ्रष्ट है, तो उन पर आरोप लगते हैं, उनके ट्रांसफर नहीं होते। और ट्रांसफर होता है, उनको हटाया भी जाता है कि उन्होंने मोटा माल दे रखा है, एक मलाई वाली पोस्ट से हटाते और उसी अफसर को फिर उसी मलाई वाली पोस्ट पर भेज देते हैं। अगर किसी डीसी और एसपी का आपने प्रशासनिक ढंग से या उसकी नाकामी की वजह से या किसी पुलिस अधिकारी का किसी नाकामी की वजह से उसका अगर आपने तबादला किया है अपराध अंकुश में रखने के कारण या प्रशासन पर अंकुश में रखने के कारण, तो उसको मलाईदार पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए, उसको दूसरी ऐसी पोस्ट मिलनी चाहिए जो कम वो हो, ताकि वो जो गड़बड़ी एक जिले में कर रहा था वो दूसरे जिले में ना हो। पर हो क्या रहा है, वही अधिकारी तबादले तो हो जाते हैं, पर इस जिले से उस जिले, इस जिले से उस जिले पोस्ट होती हो कायम है। इसका मतलब क्या है कि वे कोई मेरिट के आधार पर, कोई उसके क्रियाकलापों के आधार पर ट्रांसफर नहीं होते। यही थानों के अंदर हो रहा है। अब चौहान साहब माने न माने, उनको तो मैं कोई बात तो कर नहीं सकता। मैं तो जमीन की बात कर रहा हूँ। जमीन के धरातल पर अपराध बढ़ रहे हैं, जमीनी धरातल पर पुलिस लोगों को तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, ये रोज की घटनाएं आम जीवन में गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए, सिफारिश पर नियुक्ति और पैसे लेकर के फैसले जो है वो पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं। ठीक, लास्ट बात, और ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस राज में देखा वैसा। भाई आप 10 साल सत्ता के अंदर है, कांग्रेस राज में कुछ तो कमियां रही होंगी, तभी तो हमें सत्ता से हटाया है, मैं स्वीकार करता हूँ। पर आप कब तक कांग्रेस के राज को गालियां बककर अपनी गलतियों को सुधारोगे? देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी जवाबदेही है। हमारे राज में कुछ गलत हुआ, सही हुआ, वो उस समय आपने आलोचना कर ली, आज उनका क्या मतलब है? ठीक है, मैं आऊंगा चौहान साहब, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विजेंद्र रेड्डू जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, क्या वाकई गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं जिस तरह से विजेंद्र रेड्डू जी कह रहे हैं? क्योंकि अपराध में कमी आई है, ये आंकड़े बता रहे हैं 2023 के मुकाबले 2024 में अपराध में तो कमी आई है, लेकिन ये वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं, विदेशों में बैठ करके जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं वो ज्यादा बढ़ रही। बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए खुद मुख्यमंत्री जी ने माना है इस बात को कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में अपराधों में कमी आई है। यानी कि पिछले वर्ष तक तो अपराधों में बढ़ोतरी थी और इस साल में हो सकता है 2024 में, उनका कहना, खुद सरकार कह रही है कि एज कंपेयर टू 2024 इस साल में कमी आई है। उससे पहले को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं वो, जबकि हमारे साथी तो चौहान साहब आज से 20 साल पीछे के आंकड़े जो है ना कंपेयर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं जितेंद्र जी, आपके चैनल के ऊपर बैठ करके पूरा हरियाणा प्रदेश सुन रहा है। आप फरवरी 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का शासन रहा प्रदेश में 99 से लेकर के, उस समय के आंकड़े आप निकाल लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल लीजिए और आज के एनसीआरबी की 2022 वाली रिपोर्ट की कंपैरिजन करके देखिए। आज दुगना अपराध हरियाणा प्रदेश में बढ़ा हुआ, ये आंकड़े बोलेंगे, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। और अब जो मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश जो है पूरे हिंदुस्तान में 10वें नंबर पर है, ये मैं आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं कर रहा। चौहान साहब गिरफ्तार करवाएंगे तो करवा लो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन ये एनसीआरबी ने कहा है कि टॉप 10 में हरियाणा प्रदेश आया हुआ है और महिलाओं की सुरक्षा में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश असुरक्षित घोषित एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार घोषित किया गया है। दूसरी बात, रेड्डू साहब साल भी बता दीजिए, एनसीआरबी की कौन से साल की रिपोर्ट के आधार पर ये बात कह रहे हैं? वो करते थे। अरे भाई, आप 20 साल पीछे क्यों जा रहे हो? हमारे बात तो 10 साल कांग्रेस का राज रहा, अभी 10 करोड़ करके अगली टर्म, तीसरी टर्म में आप शुरू हो चुके हो, तो अब उतने पुराने इतिहास को उठाने की बजाय आप अपने सुधार की बातें बताने का काम करो कि आप लोगों ने क्या किया। हमसे कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए जनता ने हमारे को सत्ता से बाहर करने का काम किया, लेकिन आपके पास सत्ता है और वो भी 3rd टर्म आपकी शुरू हो चुकी है। आखिर आज क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों गैंगस्टर बढ़ रहे हैं? सही पूछा है हमारे साथी ने
विद्रोही जी ने कि भाई 40 गैंगस्टरों की लिस्ट सरकार के द्वारा दी जाती है, पुलिस के द्वारा दी जाती है, उनमें से कितने गिरफ्तार आपने किए, क्यों नहीं आप पब्लिक के सामने लेकर के आते हो? 14 गैंगस्टर विदेशों में बैठ करके, हमारे समय में यदि जेलों में आप कह रहे हो तो आज तो विदेशों से भी होना शुरू हो गया है। विदेशों से कालातीत कितने विधायकों को धमकी आ चुकी है। हम तो अपना प्रदेश अध्यक्ष खो चुके हैं इसी गैंगस्टर के चलते हुए। नफे सिंह राठी को किस प्रकार से गोलियों से भूनने का काम किया, और कितने लोग गोलियों से भूनने का काम किया। गुड़गांव का व्यापारी बेचारा रात को किसी शादी में जा रहा था, किस प्रकार से वो ढाबे के ऊपर उसको गोलियों से भूनने का काम कर दिया, और किस प्रकार से सोनीपत पानीपत में हर कल परसों भी पानीपत में गोलीबारी हुई थी, और किस प्रकार हिसार में एक व्यापारी की दुकान के ऊपर गोलीबारी होकर के चले गए, उनको धमका करके चले गए। कितनी फिरौतियां मांगी जा रही है, कितनी रंगदारियां मांगी जा रही है, कितनी चोरी और डकैती के का मामले। और मैंने खुद बताया, मैं पीड़ित हूं, मेरे घर में 40 लाख रुपए की चोरी हुई है, आज तक कोई काम नहीं हुआ। बहुत सारा मतलब निश्चित तौर पर अपराध बढ़ रहा है और अपराध में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं फ्री हैंड दे रहा हूं, ये कहा है मुख्यमंत्री जी ने, बड़ा लंबा विश्लेषण और एनालाइज करने का काम किया चौहान साहब ने। ये स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का, दोबारा सुन लीजिए कि मैं पुलिस को फ्री हैंड दे रहा हूं, ये वर्डिंग है उनकी। ये नहीं कहा कि भाई फ्री हैंड है पहले से या आगे से, मैं दे रहा हूं की बात। ठीक है चौहान साहब, तो कई अहम सवाल दे रहे हैं अभी से। आज से शुरू करते हैं तो मैं तो पहले भी कहा था, अभी कह रहे हैं। बिल्कुल चौहान साहब, कई अहम सवाल उठे हैं। एक तो सिफारिशों पर नियुक्ति, भ्रष्टाचार हो रहा है पुलिस थानों में मामलों को निपटाने के लिए, और दूसरा जो गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से गंभीर अपराध लगातार बढ़ रहा है, गंभीर अपराध को लेकर के लगातार सवाल उठाए गए हैं कि बाहर से बैठ करके लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो गंभीर अपराध हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। और इनेलो की तरफ से तो विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं कि मैं खुद पीड़ित हूं, मेरे घर में भी जिस तरह से चोरी हुई, और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में तो आपको पता ही है कि किस तरह से उनके साथ क्या कुछ हुआ। तो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं लगातार, भले ही आंकड़ों में आप ये अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हो कि प्रदेश में अपराध में कमी आई है, लेकिन अभी उतनी भी कमी आ गई है क्या कि संतोषजनक स्थिति हो गई? मैंने पहले कहा जी कि अपराधियों और पुलिस, अपराध और समाज, इनके बीच में निरंतर टकराव चलता है। और आज ही नहीं, वो कांग्रेस के शासन में भी चलता था, लोकदल के शासन में भी चलता था, छत्रपति शिवाजी के शासन में भी चलता था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शासन में भी चलता था। कम ज्यादा की बात अगर हम कर रहे हैं आज, तो हम एक कंपैरेटिव डेटा सामने आपके रख रहे हैं कि गत वर्ष के आंकड़े रिकॉर्ड पर क्राइम के कम होने के हैं, और वो आपको हम कैटेगरी वाइज बता रहे हैं। जो हमने बताया कि डकैती घट गई, हत्या की घटनाएं घट गई, वाहन चोरी की घटनाएं घट गई, महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आ गई, हम दुर्घटना होने पर, पुलिस में शिकायत होने पर, डायल 112 पर सूचना होने पर स्विफ्टली पुलिस की सहायता पहुंचाते हैं घटनास्थल पर, अपराध की बात हो या कोई दुर्घटना हुई हो। हमने अपने पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए प्रभावशाली कार्यों के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। अब वो आंकड़े मानने के लिए विजेंद्र सिंह जी रेड्डी तैयार नहीं, वो उनको सरे आम नकार रही हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो जिस रूप में बताया गया उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब मैं 2023 और 24 की कंपैरिजन के बजाय 2004 और 24 का कंपैरिजन या 4 और 25 का कंपैरिजन करने लगता हूं, तो फिर वो ये कहते हैं 20 साल पहले क्यों जा रहे हो, 15 साल पहले क्यों जा रहे हो। ये तो वो मान ही लिया ना सर, दोनों ही प्रवक्ताओं ने ये मान लिया कि हमें कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए हम सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में हैं। मैं भी वही कह रहा हूं, हम लोगों ने, मैं ये कह रहा हूं कि अपराध और पुलिस के बीच में, सरकार और आपराधिक तत्वों के बीच में निरंतर रस्साकसी चलती है। और मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ और आज प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर ये बात फिर से दोहराता हूं कि हरियाणा में हमने पहले की तुलना में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बेहतर किया है। हरियाणा का पुलिस प्रशासन ज्यादा एफिशिएंटली, प्रभावी तरीके से अपराधियों के विरुद्ध काम कर रहा है। उदाहरण देते हैं, गुमराह करने के लिए देते हैं, बोले भाई विधायकों को धमकी मिल गई। कहा अगर किसी को धमकी मिली, अगर कोई अपराध हुआ, तो हमने
त्वरित कार्रवाई भी की। अगर गैंगस्टर कहीं है समाज में, सरकार गैंगस्टर पैदा नहीं करती। समाज में दुष्प्रवृत्तियां पहले भी थी, आज भी हैं, वो कम ज्यादा होती हैं। हमारा काम उनको दंडित करना है। भाई हमने पिछले वर्ष में 402 गिरोह पकड़े, उनमें 1201 अपराधियों को हमने कारागार में भेजा और 460 मोस्ट वांटेड भी अंदर गए। अब मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं, लेकिन नहीं, ना विद्रोही जी मानेंगे, ना विजेंद्र जी मानेंगे। सिर्फ ये कहेंगे वो घटना हो गई, वो घटना हो गई। घटनाएं हुई, अपराध हुआ, और अपराध करने वाले कारागार में कितने गए, जेल में कितने गए, एफआईआर होने पर त्वरित कार्रवाई कितनी हुई, उस एफिशिएंट काम को ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम फीडबैक ले रहे हैं, ये लेते थे क्या? जो हरियाणा की पुलिस ने बेहतर काम किया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, उसको स्वीकार करिए। आप वेद प्रकाश विद्रोही जी गजब की फिरकी देते हैं चीजों को। किसने कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई संकट है? अरे भाई, इसी पैनल पर मैंने आपके साक्षात मौजूदगी में कहा कि आपकी आलोचना करने की, जो आपका आलोचना करने का जो अधिकार है, मैं उसका सम्मान करता हूं। आलोचना करने पर लोगों को, पत्रकारों को जेल में ठूस देने का रिकॉर्ड तो कांग्रेस के नाम है। सबसे गंदा, सबसे घटिया सरकार, इमरजेंसी से लेकर के और सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार तक गला घोटने का अगर रिकॉर्ड ढूंढोगे तो आपके विरुद्ध मिलेगा। हम तो ये कहते हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, तथ्यों पर हमारी आलोचना कीजिए, उसमें कोई सार होगा, तत्व होगा, तो हम इसको स्वीकार करके अपनी व्यवस्था में सुधार करेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, आप अद्भुत फिरकीबाज हैं मेरे प्रभु। आप यही बैठे बैठे कह रहे हैं कि मैंने आपकी या मेरी सरकार ने आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा दिया। मैं फिर से दोहराता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने आज फ्री हैंड दिया पुलिस को। पुलिस को फ्री हैंड है, ये बात उन्होंने कही। बयान को दोबारा सुन लीजिए, तिवारा सुन लीजिए, चौथी बार सुन लीजिए। सुनने में ठीक नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ने से, सच्चाई को स्वीकार करने से आपका राजनीतिक कारोबार नहीं चलता। इसलिए आप यहाँ पर बैठ करके तथ्यों को लगातार तोड़ते और मरोड़ते हैं। आइए मिलकर अपने हरियाणा को अपराध मुक्त करते हैं। और अपराध मुक्त करने के, इसमें जो आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, थानों में नियुक्तियां पैसे लेकर होती हैं। वेद प्रकाश विद्रोही को चुनौती दे रहा हूं मैं। वेद प्रकाश विद्रोही प्रमाणित कर दें अपने इस आरोप को। अगर कहीं किसी के विरुद्ध ये प्रमाण लेकर आएंगे या शिकायत लेकर के आएंगे कि ये नियुक्ति पैसे लेकर हुई और उसको पैसे दे दिए गए, जांच हम कराएंगे। और अगर किसी ने ऐसा अपराध किया होगा तो हम ठोक देंगे। लेकिन साहब, आदत तो अरविंद केजरीवाल की संगत में रह करके आरोप लगाकर भागने की हो गई। अरविंद केजरीवाल जैसे करते हैं ना, किसी पर भी कुछ भी अनाप शनाप आरोप फेंका, लगाया, और फिर जब जवाब देने की बात आई तो फिर कोर्ट के सामने जाकर के माफी मांगकर भाग गए। ऐसा मत करिए, तथ्यों पर आइए। और अगर आप आरोप लगा रहे हैं कहीं भ्रष्टाचार का, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत आपके पास भी ताकत है, बहुत स्वतंत्रता है। प्रमाण के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, दुष्टों को, भ्रष्टों को कटघरे में खड़ा करिए। वो नहीं करेंगे। आप केवल और केवल राजनीति का पतीला चढ़ाएंगे, उसमें पानी डाल करके और झूठे सच्चे बयानों का जो चमचा कड़छा घुमाएंगे, उसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा। उसमें से हरियाणा के लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। हरियाणा के लोगों का भला करने का जिम्मा, उनकी सेवा का जिम्मा, हरियाणा को अपराध मुक्त करने का जिम्मा, वो नायब सिंह जी के नेतृत्व वाली हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार को अगले 5 साल के लिए फिर से मिला है। आपके चीखने चिल्लाने, तमाम तरह के आरोपों के बावजूद 5 साल मदद करिए हरियाणा विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में, सरकार के साथ आइए। सरकार कहीं गलती करती है तो फिर तथ्यों पर आईना दिखाइए। राजेंद्र यादव जी, हमेशा तैयार। राजेंद्र यादव जी, जिस तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए, जल्दी से। एक छोटे, विजेंद्र जी ने अखबार का जिक्र किया। सुबह उठते हैं, अखबार देखते हैं, पहला पन्ना पढ़ते हैं, ये अपराध, वो अपराध, साइबर अपराध। विजेंद्र जी, आप जब सत्ता में थे तो बहुत साल पहले, और पता नहीं कितने साल बाद फिर आएंगे, क्या उस समय में अपराध से खाली होता था अखबार? उस समय तो केवल और केवल
धर्माचरण की खबरें छपती थी अखबारों के पहले पन्ने पर। ऐसा था क्या कभी? जब आपके समय में ऐसा नहीं था, तो फिर आज अगर अपराध कहीं रिपोर्ट हो रहा है अखबार में, चैनलों पर, उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आपके जमाने में किस तरह के अपराध और होते थे? और मैंने तो पहले बहुत गंभीरता से बात कही है, आपकी सरकार पर तो अपराधियों के साथ सांठगांठ करके लूट खसोट को प्रमोट करने का आरोप लगता रहा है। कमोबेश यही हालत कांग्रेस की रही है। सत्ता में बैठ करके अपराधियों के साथ हाथ मिला करके शासन चलाते थे, इसलिए उनको न पकड़ते थे न रिकॉर्ड पर लेकर आते थे। हमारे शासन में, हमारे यहाँ अगर किसी के विरुद्ध शिकायत होती है, किसी को न बख्शा जाता है न बचाया जाता है, किसी को आड्डा ओट आड़ देने का हमारे शासन में कोई रिवाज नहीं है। हम अपराधियों से लड़ रहे हैं, पुलिस को मजबूत कर रहे हैं, और चाहे देश के भीतर हो, प्रदेश के भीतर हो, चाहे विदेश में बैठे हुए अपराधी हो, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको रगड़ेंगे, सबको कानून की छड़ी से, कानून के हंटर से संविधान सम्मत तरीके से दंड दिलाने की हमारी प्रतिबद्धता है। उसमें कोई कमी नहीं आएगी कभी भी। नशे के विरुद्ध भी हमने प्रभावी काम करना शुरू किया है, परिणाम आ रहे हैं और आगे आएंगे, विश्वास रखिए। ठीक है, राजेंद्र जादौन जी, क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिस तरह से बताया गया कि गंभीर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि चौहान साहब कह रहे हैं कि अपराधों में लगातार गिरावट आ रही है और लगातार सरकार और पुलिस सख्ती से काम कर रही है अपराधियों से निपटने के लिए, लेकिन कितनी चुनौतियां पुलिस के सामने नजर आ रही हैं, जिस तरह से अपराधी या तो साइबर अपराध करने लगे हैं या फिर बाहर बैठ करके, विदेशों में बैठ करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भले ही आपराधिक वारदात होने के बाद पुलिस सतर्कता से काम भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं बच निकल रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पुलिस को जो है वो चुस्त और सतर्क और ईमानदार होने की जरूरत है। कोई भी राजनीतिक सत्ता जो है, जो चुनकर आती है, वो कभी भी नहीं चाहती कि समाज में अपराध इतने बढ़ जाएं कि लोग जो है सरकार के प्रतिकूल खड़े हो जाएं। कभी कोई चाहेगा क्या? पुलिस को भी ईमानदार होने की जरूरत है। आज ही अनिल विज ने कैथल में एक एएसआई को सस्पेंड किया जी। और वो क्यों किया कि एक स्कूल बस से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, और उसमें पुलिस को जो कार्रवाई बस संचालक स्कूल की तरफ या बस को लेकर जो कार्रवाई होनी थी, वो कार्रवाई नहीं की उसने। वो जो बच्चे का पिता जो है वो शिकायत करने पहुंचा कष्ट निवारण समिति की बैठक में, तो उसने शिकायत की अनिल विज को। उन्होंने देखा केस क्या है, उन्होंने एएसआई को सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी कर दिया। तो सवाल ये है कि राजनीतिक सत्ता तो क्यों चाहेगी कि उसकी छवि खराब हो? बात यह है कि वो चौहान साहब तो पुलिस में नहीं है, वो तो पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हैं हवाले से कि भाई कमी आई है, ये आई है। अब वो मुख्यमंत्री जी को अपना जो है राजनीतिक सलाहकार और प्रेस सलाहकार सही रखना चाहिए। अब वो चूक हो जाती है बयानों में, फिर चौहान साहब यहाँ बचाने का काम करते हैं, तो वो एक तरफ तो चूक हो रही है, फिर बचाने वाला मजबूत है। सवाल ये है कि बयान तैयार करने वाला ही मजबूत हो तो ठीक रहे ना, फिर बचाने की नौबत ही नहीं है। राजनीतिक सत्ता किसी की भी हो, कोई नहीं चाहता कि अपराध हो और इस तरह की घटनाएं हो, मीडिया का विषय बने और लोक छवि खराब हो सरकार की, क्योंकि वो भी एक तरह की लोकशाही है जी। तो लोक छवि और लोकशाही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कभी कोई नहीं चाहता। लेकिन पुलिस को ईमानदार और सतर्क होने की जरूरत है। पुलिस को तो सरकार ने लगातार मजबूत करने का काम किया, सारी तरह के साधन उपलब्ध कराए गए। जितनी भर्ती होती है उतनी जरूरत है, अगर संख्या कम है तो वो सरकार को पुलिस विभाग अपना पुलिस महानिदेशक को प्रस्ताव भेजे कि हमारे पास जवानों की संख्या कम है, तो यह हमें ये जरूरत है, तो बताना चाहिए ना। वो राजनीतिक नेतृत्व का काम तो ये है कि बंदोबस्त करना और नीति बनाना। नीति निर्माण ठीक हो रहा है, विधानसभा की बैठकें होती है, वहां मुद्दे उठाए जाते हैं, फिर विधेयक पास किए जाते हैं, वो नीति बनाते हैं। विधेयक क्या है? नीति निर्माण। नीति निर्माण के आधार पर पूरा शासन तंत्र चलता है, तो पुलिस उसी पर चल रही है। पुलिस को अगर कोई कमी दिखाई देती तो वो ये पुलिस का काम है। ये गैंगस्टर बढ़ रहे हैं तो पुलिस की कमजोरी है, उसको ठीक करना है। सरकार की तरफ से तो कभी कोई दखल इस तरह का नहीं होता कि कोई किसी गैंगस्टर को तड़ा दे दे और फिर वो जो है सरकार की छवि को ही खाने वाला। और गैंगस्टर कभी किसी का होता है क्या? वो तो कल को जिसने पनाह दी उसी से रंगदारी मांगने लग जाएगा, उसी को धमका देगा। तो अपराधी से तो दूर ही रहना चाहिए, वो तो बहुत विस्फोटक सामग्री है, वो तो बहुत विस्फोटक है। अब होता यह है कि रंगदारी मांगी जाती है, वो सबको दिखाई देती है, फायरिंग होती है, उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
तो ये है कि अब ये जो इस तरह के बड़े अपराध है इन पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है। बाकी तो ठीक है कि कंट्रोल हो, हर तरह का अपराध ना हो, किसी भी तरह का अपराध ना हो, अच्छा है, ये है। ठीक है, मैं जल्दी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा सबसे। वेद प्रकाश जी, एक तो आप पर तथ्यों पर आलोचना करने को लेकर के कहते हुए नजर आए चौहान साहब कि आप तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। दूसरा, आप क्या यहाँ पर सरकार को, पुलिस को सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से जो गंभीर अपराध है उन पर लगाम लगाई जा सकती है? रोड पर पेश कर रहा हूँ। 6-7 साल से जो 40 गैंगस्टर जो ये कह रहे 460 मोस्ट वांटेड हमने गिरफ्तार कर दिए। मैं कह रहा हूँ हरियाणा की पुलिस ने तो 40 लोगों की सूची जारी कर रखी है, उन पर 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक के इनाम घोषित कर रखे हैं। और 6-7 सालों से मैं लगातार, चौहान साहब मेरे सामने कई डिबेटों में रहे हैं, मैंने उनके नाम भी बताए हैं, बता दें उनमें कौन गिरफ्तार हो गया। जो 14 गैंगस्टर हरियाणा के अंदर सक्रिय है आज भी, मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा, जो हरियाणा में, उनके नाम ले ले, मैंने इनको कई बार 6-7 साल से बता रहा हूँ, उन्हें बताते इन्होंने कितने गिरफ्तार किए। ये कह रहे हैं कि मैं 2 गैंगस्टर का ही नाम बता देता हूँ, ये कह रहे राजनीतिक संरक्षण नहीं है। रोहतक के ही है, एक गैंगस्टर जो है उनकी पत्नी आपकी जिला परिषद की चेयरमैन है और आपने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़वाया, आप बता दें वो गैंगस्टर है या नहीं है। एक लोहार नामक का गैंगस्टर है जो मुख्यमंत्री के साथ, खट्टर साहब के साथ, मनीष ग्रोवर के साथ आपकी सभाओं में दिखता है, आप बता दें वो गैंगस्टर है या नहीं है। मैंने तो कहा, अफसरों का मैंने इनको कहा ये करेंगे, मैं कब छोड़ी। ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए अपनी बात। लास्ट बात कि मैंने तो कहा कि भाई जो भी प्रशासनिक अधिकारी डीसी या एसपी है जिनको आप नाकारा कहकर हटाते हैं एक जिले से, अगर वो नाकारा है तो आप उसको तत्काल दूसरे जिले में मड़ाईदार डीसी और एसपी क्यों बनाते हैं? आप इसका जवाब देते आपने। और मैंने एक सवाल उठाया था, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैंने नू का सवाल उठाया था, ये कह रहे हैं हम तो कोई अपराधियों को संरक्षण नहीं दे। 2200 करोड़ का आपका एसडीएम कह रहा है, आपके एसडीएम ने। रेड्डू साहब, क्या वाकई सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है? देखिए जितेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर आज डिस्कशन किया और प्रदेश की जनता ने कुछ ना कुछ और तथ्य और असलियत जानने का मौका भी इस डिबेट के माध्यम से मिला और ये घोषणा और ज्यादा सार्वजनिक हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये घोषणाएं जो है ना हमेशा ही होती रहती है, अपराध के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपराध रुकता है नीयत से। यदि सरकार की नीयत अच्छी हो, सरकार चाहती हो कि अपराध को रोको, तभी अपराध रोका जा सकता है। केवल भाषणबाजी से अपराध नहीं रुकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मुद्दा बना रखा है, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खड़ा करने का काम करती है। सामने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बोला आप 2004-5 तक का रिकॉर्ड निकालवा लीजिए, आज का निकाल लीजिए, आज वो डबल, बस 5 सेकंड और लेता हूँ, आज वो डबल हो चुका है। राजेंद्र जादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही, सरकार को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं प्रवक्ता महोदय जी, लेकिन कैसे बचाएंगे? बयान दे दिया तो दे दिया। इसी प्रकार से जो गैंगस्टरों की लिस्ट आपके सामने आई है, आप बता तो दीजिए जरा। चौहान साहब, नियत पर भी सवाल उठ रहे हैं, संरक्षण के भी आरोप लग रहे हैं अपराधियों को। मैंने तो पहले कहा हम न संरक्षण कभी अपराधियों को देते थे, न आज दे रहे हैं, कल भी नहीं देंगे, इसकी गारंटी देते हैं। हमारे प्रतिपक्षी, चाहे वो लोकदल के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये किस तरह अपराधियों के साथ सांठगांठ के काम करते थे, इसके प्रमाण जनता के पास भी हैं। जनता के मनों से अभी वो मिटे नहीं हैं। अगर वो मिट गए होते तो क्या पता इनके प्रति जनता का मन जो है वो थोड़ा बहुत उदार हो जाता। मैं फिर कहता हूं, मुख्यमंत्री के बयान को जाकर के विजेंद्र जी एक बार फिर से पढ़ें, फिर से सुने। मुख्यमंत्री ने यही बिल्कुल भी नहीं कहा कि आज अपराधियों के खिलाफ फ्री हैंड दिया है। हरियाणा में फ्री हैंड था, फ्री हैंड है, इसी बात को उन्होंने रीइंस्टेट किया है। नए सिरे से पूरे आग्रह के साथ कहा है हरियाणा की न्यायिक सेना के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो अपराधियों को नाथने के लिए प्रतिबद्धता से, निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। हरियाणा की पुलिस को जहां जहां जिस तरह की और ताकत, संसाधन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मैन पावर, जिस चीज की जरूरत है, जहां कहीं कोई कमी है, उसको हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बस प्रतिपक्ष के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सरकार के विरुद्ध फर्जी नैरेटिव खड़ा करने का अपराध, बौद्धिक अपराध करना अगर बंद कर दें
तो उससे हरियाणा वासियों का लाभ होगा, क्योंकि नकारात्मकता जब आप फैलाते चलिए, हैं, बहुत सच बहुत को जब आप शुक्रिया, मतलब- बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वेद प्रकाश विद्रोही जी आप भी जुड़े, विजेंद्र रेडू जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े, और इस पर हमने डिस्कशन किया है कि अपराध के मामले क्या लगातार बढ़ रहे हैं या फिर अपराध में वाकई गिरावट आई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो डेटा शेयर किया गया उसमें अपराध में कमी आई है, और 3 नए आपराधिक कानून जो केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए उसको लेकर के समीक्षा बैठक हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है, अपराधियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब पुलिस को फ्री हैंड है और अपराधियों पर कार्रवाई जो है वो सख्त तरीके से की जाएगी, और हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने का काम जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस तरह के दावे करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश में अपराध में और कितनी गिरावट और कितनी तेजी से गिरावट ये देखने को मिलती है या नहीं। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।